दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी स्पेशल क्लासेज में। आप जानते हैं कि कोरोना जो महामारी है उसके अंतर्गत सरकार द्वारा लगाए गए जो लॉकडाउन था उसको लगभग समाप्त कर दिया गया है। साथ ही राज्य सरकारों को आदेश दे दिया गया है कि वो अपने स्तर पर कार्य कर सकते हैं और उन्हें यदि लगता है कि लॉकडाउन लगना चाहिए और समय के लिए बढ़ना चाहिए और उनके क्षेत्र में यदि कोरोना पॉजिटिव की संख्या ज्यादा बढ़ रही है तो वो लॉकडाउन को जारी रख सकते हैं। अन्यथा केंद्र सरकार ने दूरसंचार के जो संसाधन हैं, साथ ही अपने जो वाहन सुविधा है उसको भी लगभग सुचारू रूप से शुरू कर दिया है। साथ ही होटल हैं, बहुत से मॉल हैं और जितने भी मनुष्य की आवश्यकता की जो वस्तुएं थी उनको रीओपन करने का जो आदेश है वो दे दिया गया है। तो हो सकता है कि जुलाई के अंदर अपनी भी जो स्कूल हैं वो ओपन हो जाएं और वापस पढ़ाई अपनी सुचारू रूप से स्टार्ट हो जाए। साथ ही साथ में जो 10th और 12th की एग्जाम रुकी हुई थी उनका टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। तो 18 जून से एग्जाम है। 12वीं क्लास की 12th क्लास के जो एग्जाम है वो 18 जून से प्रारंभ हो रही हैं। साथ ही साथ 10th में जो 2 एग्जाम रह गई थी वो एग्जाम भी टाइम टेबल में, उन एग्जामों को भी टाइम टेबल में बता दिया गया है। तो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पे जाके और अधिक जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे हृदय की क्रिया विधि या हृदय की कार्य प्रणाली के बारे में। इससे पहले वाले जो वीडियो थे उनमें हम हृदय की बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना पढ़ के आ चुके हैं और वहां यदि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो यहाँ पे भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमें आंतरिक संरचना पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए। तो यदि आपने नहीं पढ़ा है उसे तो आप दोबारा वीडियो पे जाके उसे समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद ही ये हमें समझ में आएगा। तो आज हम हृदय की क्रिया विधि की चर्चा करते हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो हृदय है, मनुष्य का हृदय है, इसका कार्य होता है ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है उसको शरीर में पंप करना। ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय पंप करता है पूरे शरीर में। साथ ही साथ इसकी क्रियाविधि की बात करें तो इसकी क्रियाविधि 2 चरणों में पूरी होती है। हृदय की क्रियाविधि 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहला चरण है इसका हृदय स्पंदन, जिसे हम हार्ट बीट भी कहते हैं। हृदय स्पंदन जिसे हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट भी कहते हैं। और मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में कितनी बार? 1 मिनट में 72 बार स्पंदन करता है। साथ ही साथ हमने पहले पढ़ा कि मनुष्य का जो हृदय है ये मायोजेनेसिस है, मतलब पेशी जनित है। मनुष्य का हृदय क्या है? पेशियों से बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि मनुष्य के हृदय पे पेशियों का कंट्रोल रहता है, तंत्रिकाओं का नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि मनुष्य का जो हृदय है ये स्पंदन करता कैसे है। तो इसके मनुष्य के हृदय को स्पंदन करवाने के लिए हृदय में एक पेशी मेकर होता है जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है, जिसे आलिंद पर्व कहते हैं और अंग्रेजी में उसे शॉर्ट फॉर्म में अगर कहना चाहें तो SA नोड कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? SA नोड कहते हैं। हिंदी में कहते हैं आलिंद पर्व संधि। तो हमारे हृदय के अंदर जो लयबद्ध या क्रमिक रूप से जो क्रमानुकुंचन होता है या हमारा हृदय लयबद्ध रूप से संकुचित होता रहता है उसे ही हम हृदय स्पंदन कहते हैं। हृदय स्पंदन की यदि परिभाषा पूछी जाए तो हम कहेंगे कि हृदय के अंदर जो क्रमागत रूप से या क्रमबद्ध रूप से जो संकुचन होता है उसे ही हम हृदय स्पंदन कहते हैं। तो मनुष्य के हृदय में क्या है? मनुष्य के हृदय में स्पंदन करवाने के लिए, मनुष्य का जो हृदय है उसमें स्पंदन करवाने के लिए एक प्रकार का तंत्र पाया जाता है।
ये तंत्र क्या करता है, ये तंत्र आवेग उत्पन्न करता है। और ये आवेग क्या होते हैं, ये आवेग हृदय से प्रेषित होते हैं। हृदय इनको प्रेषित करता है, बाहर की तरफ भेजता है। बाहर कहाँ भेजेगा इनको, हृदय इन स्पंदनों को भेजता है एवी नोड के पास में। एवी नोड आपने पढ़ा है आलिंद निलय पर्व संधि, तो वहां इनको भेजने का कार्य करता है। तो मनुष्य का जो हृदय है, मनुष्य के हृदय में क्या है, मनुष्य के हृदय में एक तंत्र पाया जाता है। इस तंत्र का काम क्या है, इस तंत्र का काम है आवेग उत्पन्न करना। और इस तंत्र का नाम क्या है, इसको कहेंगे हम चालन तंत्र। इस तंत्र का नाम क्या है, इस तंत्र को हम कहते हैं चालन तंत्र, और इसका कार्य है आवेगों को उत्पन्न करना। तो ये जो ऐसे नोड है, ये आलिंद पर्व संधि है, ये कहाँ पाई जाती है इसके बारे में जानते हैं। वैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है, फिर भी हम देखते हैं आलिंद पर्व संधि है कहाँ। तो हमारे हृदय जो है, इस हृदय का जो दायां आलिंद है, हृदय के अंदर दायां जो आलिंद है, इस दाएं आलिंद के पास में, इस दाएं आलिंद के पास में क्या पाई जाती है, ऊर्ध्व महाशिरा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ऊर्ध्व महाशिरा पाई जाती है। इस ऊर्ध्व महाशिरा के पास में पेशियों का एक गुच्छा होता है। इस ऊर्ध्व महाशिरा के पास में पेशियों का एक गुच्छा पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम, जिसे हम SA नोड कहते हैं या आलिंद पर्व संधि कहते हैं। इसे हम पेस मेकर भी कहते हैं। ये हमारे हृदय का क्या है, पेस मेकर भी है, यानी संकोचन उत्पन्न करने वाला तंत्र भी है हृदय का। हृदय को स्पंदन करवाने वाला तंत्र है ये। अब ये जो आलिंद पर्व है, इसके अंदर द्विध्रुवण पाया जाता है। इसके दो ध्रुव बनते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण यहाँ पे आवेग उत्पन्न होते हैं या सक्रिय विभव का निर्माण होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे नोड में सक्रिय विभव का निर्माण हो जाता है। अब सक्रिय विभव से निर्माण होने से क्या होता है, सक्रिय विभव का जैसे ही निर्माण होता है, इसके कारण जैसे ही सक्रिय विभव का निर्माण होता है, तो हमारे हृदय के जो दोनों आलिंद हैं, हमारे हृदय के अंदर जो दोनों आलिंद हैं, ये दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं। दोनों आलिंद क्या करते हैं, एक साथ संकुचित होते हैं। अब हमारे जो ऐसे नोड में बने हुए आवेग हैं, इन आवेगों का संचरण अंतर पर्व तंतुओं के द्वारा, अंतर पर्व संधि के जो तंतु हैं, अंतर पर्व संधि तंतु, इन अंतर पर्व संधि तंतुओं के द्वारा हमारे आलिंद पर्व से ये आवेग संचित होकर एवी नोड में पहुंचते हैं। एवी नोड में पहुंचते हैं। अंतर पर्व संधि तंतुओं की सहायता से आलिंद पर्व के जो इस आवेग हैं वो कहां पहुंचेंगे, एवी नोड में। एवी नोड क्या है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो आलिंद निलय पर्व है, आलिंद निलय पर्व, इस आलिंद निलय पर्व को ही क्या कहते हैं, एवी नोड कहते हैं। तो आलिंद निलय पर्व, आलिंद और निलय के बीच में जो स्थान है, वहां पे एक छोटा सा तंत्र पाया जाता है, छोटी सी संधि पाई जाती है, एक स्थान पाया जाता है, जो पिछली वीडियो में आप देखोगे तो पता लगेगा, उसे हम आलिंद निलय पर्व कहते हैं। तो आलिंद निलय पर्व में अब क्या हो जाते हैं, आवेग पहुंच जाते हैं। आवेग पहुंचने पे यहाँ पे भी क्या होता है, सक्रिय विभव का निर्माण होता है। और यदि हम इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहें तो हम देखेंगे कि इसकी स्थिति कहाँ है। ये जो है, ये कहाँ पाया जाएगा, ये हमारे शरीर के अंदर जो दायां आलिंद है, उस दाएं आलिंद में नीचे की तरफ पेशियों से बनी हुई एक और संरचना पाई जाती है, जैसे
यहाँ पेशियों का एक गुच्छा पाया जाता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में जो दायां आलिंद है, उस दाएं आलिंद में नीचे की तरफ, थोड़े नीचे की तरफ चलेंगे तो वहां पे भी पेशियों से निर्मित एक संरचना पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं एवी नोड या आलिंद निलय पर्व संधि। अब देखिए, जो ऐसे नोड था, आलिंद पर्व संधि थी, यहां से आवेग संचित होकर एवी नोड के पास पहुंचे। अब एवी नोड से ये जो आवेग हैं, ये कहां पहुंचेंगे? ये पहुंचेंगे दोनों निलय में। जब आवेग एस ए नोड में थे तो उसके कारण हमारे दोनों आलिंद एक साथ संकुचित हुए, और जैसे ही ये आवेग अब कहां पहुंचेंगे? एवी नोड में पहुंचेंगे, तो इसमें पहुंचने के कारण यहाँ पे भी सक्रिय विभव का निर्माण होगा, और जिसके कारण हमारे निलय भी एक साथ संकुचित होंगे। तो ये एक क्रम बनता है। सबसे पहले आलिंद संकुचित होते हैं, और आलिंद संकुचित होने के बाद में निलय का जो निलय होते हैं उनके संकुचन की बारी आती है। तो पहले जो रक्त आलिंदों में था वो निलय में आता है। निलय भी जब सिकुड़ते हैं तो इसके बाद में ये अपने आगे के पथों की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो हमने पहले पढ़ा कि एस ए नोड या आलिंद पर्व जो संधि थी, यहां से आवेगों का संचरण करने वाले कौन है? अंतर पर्व संधि तंतु हैं। तो फिर एवी नोड से आवेगों को निलय में ले जाने वाले कौन है? एवी नोड से जो आवेग हैं, एवी नोड से जो आवेग हैं, इन आवेगों को कौन ले जाएंगे? हिजके बंडल। पिछले वीडियो में पढ़े थे हमने हिजके बंडल्स जो हैं वो, और पुरकिंजे तंतु। तो पुरहिज के बंडल और पुरकिंजे जो तंतु हैं, ये तंतु निलय के अंदर आवेगों का संचरण करते हैं। यदि प्रश्न आए कि एवी नोड से निलय के अंदर आवेग कौन ले जाता है, कार्य कौन करता है संचित करने का, तो हिज बंडल और पुरकिंज जो तंतु हैं, इनका कार्य होता है निलय में आवेगों को ले जाना। तो हमारे जो निलय हैं, इन निलय के अंदर आवेगों का संचरण तीव्र गति से होता है। तो इस प्रकार से स्पंदन पूर्ण होता है। पहले आलिंद संकुचित होते हैं, उसके बाद में निलय के संकुचन का दौर चलता है। इस प्रकार से एक स्पंदन पूर्ण होता है। तो ये जो स्पंदन का कार्य है इतनी तीव्र गति से पूर्ण होता है कि 1 मिनट में हमारा हृदय 72 बार स्पंदन कर जाता है। हार्ट बीट जो है ये 72 होती है 1 मिनट में। इसके बाद में अब हम हृदय के दूसरे चरण की तरफ चलते हैं, जिसे हम कहते हैं हृदय चक्र। अब हम पढ़ेंगे हृदय चक्र के बारे में। तो यहाँ यदि हृदय स्पंदन से संबंधित कोई भी आपका क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब हम हृदय चक्र के बारे में भी विस्तार से स्टडी करते हैं। तो देखिए हृदय चक्र क्या है। हृदय में एक स्पंद प्रारंभ होने से लेकर दूसरे स्पंद शुरू होने से पहले तक का जो समय होता है उसे हृदय चक्र कहते हैं। तो हृदय चक्र क्या है? तो देखिए हमारे हृदय के अंदर जो पहला स्पंद है, हमारे हृदय में पहला स्पंदन शुरू होता है यहां से लेके जो दूसरा स्पंदन प्रारंभ होता है। हमारे हृदय में पहले स्पंदन की शुरुआत से लेकर दूसरे स्पंदन के प्रारंभ के जो बीच का समय है उसे हृदय चक्र कहते हैं, या हृदय में होने वाले जो परिवर्तन है, हृदय के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम हृदय चक्र कहते हैं। तो एक स्पंदन से लेकर दूसरे स्पंदन तक के जो समय है उस समय को हृदय चक्र कहते हैं, या हृदय में जो स्पंदनों का जो परिवर्तन है उसे भी हृदय चक्र कहा जाता है। तो ये हृदय चक्र की डेफिनेशन है। तो हृदय चक्र का मान कितना है? हार्ट बीट तो हमने समझी कि 1 मिनट में 72 बार है, लेकिन ये
हृदय जो चक्र है इसका मान कितना है। तो हृदय चक्र जो है ये संपूर्ण होने में समय लेता है 0.8 सेकेंड। एक हृदय चक्र पूर्ण होने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड का समय। इतना ही समय लेता है एक हृदय का चक्र पूरा होने में। तो एक हृदय का चक्र पूरा होने का मतलब है कि आलिंद का संकुचन, उसके बाद में निलय का संकुचन। तो आलिंद संकुचन, निलय संकुचन, ये जो समय है ये समय है 0.8 सेकेंड। अभी हमने जो पढ़ा है कि हृदय चक्र किसे कहते हैं कि पहले स्पंदन से दूसरे स्पंदन तक का समय हृदय चक्र कहलाता है, या हृदय में होने वाले जो परिवर्तन है उन्हें हृदय चक्र कहते हैं। तो ये परिवर्तन कौन कौन से परिवर्तन है उनके बारे में बताया गया है कि हमारे हृदय के अंदर जो निलय हैं, धमनियां हैं और आलिंद हैं, इनमें दाब में परिवर्तन होना, निलय, धमनियां और आलिंद के अंदर दाब में परिवर्तन, जो निलय हैं इनके आयतन में परिवर्तन, इनके आयतन में परिवर्तन होना, साथ ही हमारे जो हृदय है, हृदय के जो कोष्ठ हैं, जितने भी कोष्ठ हैं, प्रकोष्ठ हैं, इनमें रक्त का भरना और खाली होना, रक्त का भरना और खाली होना, ये सभी क्रियाएं हृदय में होने वाले परिवर्तनों के अंतर्गत आती हैं। अब हृदय चक्र की मुख्य रूप से 4 प्रावस्थाएं हैं। हृदय चक्र की कितनी प्रावस्थाएं हैं? 4 प्रावस्थाएं हैं। आइए अध्ययन करते हैं। तो हृदय चक्र की पहली जो प्रावस्था है वो है आलिंद अनुशीतलन। पहली प्रावस्था को कहते हैं आलिंद अनुशीतलन। तो ये जो आलिंद अनुशीतलन है इसमें समय कितना लगता है? इसकी समयावधि होती है 0.7 सेकेंड। आलिंद के अनुशीतलन में 0.7 सेकेंड का समय लगता है। अब आलिंद अनुशीतलन होता क्या है? देखिए, आलिंद अनुशीतलन क्या है? देखो, हमारे शरीर में जो महाशिरा है, तो महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में और फुफ्फुसीय शिरा द्वारा बाएं आलिंद में आने से में रक्त के आने से दोनों आलिंदों में दाब बढ़ता जाता है। इसे आलिंद अनुशीतलन कहते हैं। आलिंद अनुशीतलन क्या है? हमारे शरीर में दाएं आलिंद में तो महाशिरा द्वारा और बाएं आलिंद में फुफ्फुसीय शिरा द्वारा रक्त के आने से दोनों जो आलिंद हैं, इन दोनों आलिंदों में दाब बढ़ने लगता है। तो रक्त के आने से, तो रक्त जैसे ही हमारे इन दोनों आलिंदों में आता है तो दोनों जो आलिंद है इनका दाब बढ़ने लगता है। तो इसे कहते हैं आलिंद अनुशीतलन। तो जब आलिंद अनुशीतल रहेंगे, फैले रहेंगे, चौड़े होंगे, विस्तरित रहेंगे, तभी रक्त इनमें आ पाएगा। तो अनुशीतलन का मतलब होता है सुस्त हो जाना, फैल जाना, प्रसारित हो जाना, और संकुचित का मतलब है कि सिकुड़ जाना।
तो आलिंद अनुशीतलन होने पे संपूर्ण जो रक्त है महाशिरा द्वारा तो दाएं आलिंद में और फुफ्फुसीय शिरा द्वारा बाएं आलिंद में आ जाता है, और दोनों आलिंदों में रक्त के आने से दोनों आलिंदों में दाब बढ़ने लगता है। इस दाब को हम आलिंद अनुशीतलन कहते हैं। इंग्लिश में इसे डायस्टोल भी कहते हैं, डायस्टोल जो आपने 10th में पढ़ा है। इसके बाद में हम अगले चक्र के बारे में पढ़ते हैं, जो है आलिंद प्रसंकुचन या संकुचन। अब हम देखते हैं कि आलिंद प्रसंकुचन क्या है। आलिंद प्रसंकुचन की जो समय अवधि है वो होती है 0.1 सेकेंड। हमारे जो आलिंद हैं वो संकुचित होने में केवल 0.1 सेकेंड का ही समय लेते हैं। तो अब देखिए आलिंद प्रसंकुचन क्या है या आलिंदों का सिकुड़ना क्या है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि रक्त कहाँ है, दाएं आलिंद और बाएं आलिंद, दाएं आलिंद और बाएं आलिंद दोनों में रक्त भर चुका है। तो इनमें रक्त भरने के कारण दाब निरंतर बढ़ता जाता है। रक्त के कारण दोनों आलिंदों का दाब क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो दाब के बढ़ने से क्या होता है, दाब के बढ़ने से हमारे आलिंद और निलय के बीच में जो पाए जाने वाले त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट, ये कपाट क्या होते हैं, ये कपाट खुल जाते हैं। दोनों आलिंदों में रक्त के दबाव के कारण हमारे आलिंद निलय के बीच पाए जाने वाले जो त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट हैं, ये कपाट खुल जाते हैं। और इन कपाटों के खुलने के कारण जो रक्त है वो रक्त कहाँ आ जाता है, रक्त आ जाता है निलयों के अंदर। जो दोनों निलय हैं, दायां निलय और बायां निलय, इन दोनों में रक्त आकर भर जाता है। और रक्त इनमें भरने के कारण हमारे जो आलिंद हैं इनके आयतन में क्या आती है, कमी। तो इनके आयतन में कमी होना ही आलिंद प्रकुंचन कहलाता है। दोबारा से समझते हैं कि आलिंद अनुशीतलन के कारण हमारे दोनों जो आलिंद हैं उन दोनों आलिंदों में जो रक्त आता है, उस रक्त के कारण दोनों आलिंदों के अंदर रक्त का दबाव बढ़ने लगता है। रक्त के दबाव बढ़ने के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में हमारे जो हृदय है उस हृदय में पाए जाने वाले आलिंद निलय के बीच वाले जो कपाट हैं, जो त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट हैं, दोनों खुल जाते हैं। और दोनों के खुलने के कारण रक्त निलय में आ जाता है। निलय में जैसे ही रक्त आता है तो हमारे आलिंदों का जो आयतन है वो वापस कम हो जाता है। आलिंदों में आयतन की जो कमी है उसे ही आलिंद प्रकुंचन कहते हैं। समय कितना लगता है, 0.1 सेकेंड। समझ गए? यस। अब हम पढ़ते हैं तीसरी प्रावस्था यानी निलय अनुशीतलन के बारे में। तो अब हम निलय अनुशीतलन के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे हृदय चक्र की तीसरी प्रावस्था है, निलय अनुशीतलन। तो निलय अनुशीतलन में लगने वाला जो समय है वो 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड का समय निलय अनुशीतलन में लगता है। तो निलय अनुशीतलन जो है ये होता क्या है, इसे पढ़ते हैं। तो देखिए अभी आपने पढ़ा कि हमारे जो आलिंद थे उन आलिंद के अंदर जैसे रक्त का दाब बढ़ा तो दाब के बढ़ने से आलिंद और नीलों के बीच में पाए जाने वाले जो द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट हैं वो खुल जाते हैं। और खुलने के बाद में सारा रक्त कहाँ आ जाता है, निलय में आ जाता है। ठीक है। अब निलय में जैसे ही रक्त आता है तो हमारे शरीर में, हमारे हृदय में पाए जाने वाले जो त्रिवलनी और द्विवलनी
कपाट हैं ये पुनः क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जैसे ही आलिंदों से रक्त नीले में आ जाता है ये कपाट वापस क्या हो जाएंगे, बंद। और इनके बंद होने के कारण अब रक्त वापस कहां नहीं जा सकता, आलिंद में नहीं जा सकता। तो आलिंद में नहीं जाएगा और संपूर्ण रक्त कहां है, नीले के अंदर। तो नीले जो हैं इनमें रक्त के कारण दाब बढ़ने लगता है। तो रक्त के कारण नीलों में जो बढ़ने वाला दाब है उसे हम कहते हैं नीले अनुशीतलन। कहने का मतलब है नीले का फैलना। तो नीले जब फैलेंगे, प्रसारित होंगे, तभी तो रक्त उनके अंदर आएगा। जब हमारे जो आलिंद थे वो फैले थे तो उनमें क्या हुआ था, महाशिरा के द्वारा और फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा रक्त आया था दोनों में, अपनी अपनी तरफ के जो आलिंद हैं उनमें। और उसके बाद में क्या हुआ, जब उनके संकुचित होने की बारी आई तो संकुचित होने पे अब रक्त महाशिरा और फुफ्फुसीय शिरा में तो जा नहीं सकता, क्योंकि वहां पे भी अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। तो वो बंद हो गए हैं। उनके बंद होने से वापस उनमें रक्त जा नहीं सकता। तो रक्त कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आने के लिए त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट है उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है और प्रेशर बढ़ने के कारण वो खुल जाते हैं। और जैसे ही खुलते हैं जैसे वो खुलते हैं उस समय नीले क्या रहते हैं, अनुशीतलन की अवस्था में। नीले फैले रहते हैं और फैलने के कारण सारा रक्त नीले में आ जाता है। तो जैसे ही सारा रक्त नीले में आया अब वहां पे आलिंद क्या हो गए, आलिंद वहां पे क्या हो गए, संकुचित हो गए। तो पहले जब रक्त आने वाला था उस समय आलिंद अनुशीतलन की अवस्था में थे, फैले हुए थे। रक्त आया और रक्त आने के बाद में जैसे रक्त वापस नीले में गया तब वो संकुचित हुए, तभी तो नीले में आया। तो अब नीले में जब रक्त आ रहा है तो कब आ रहा है, जब नीले तैयार है रक्त के लिए, यानी नीले जब फैले हुए हैं। तो इसे कहते हैं नीले अनुशीतलन। नीले तैयार हैं, प्रसारित हैं रक्त को अपने अंदर समाहित करने के लिए। तो त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट बंद हो जाते हैं, रक्त वापस आलिंद में जा नहीं पाता और यहाँ का दाब बढ़ने लगता है। इसे हम कहते हैं नीले अनुशीतलन। समझ गए होंगे आप। तो चलते हैं अपनी हृदय की चौथी प्रावस्था की तरफ, जिसे हम कहते हैं नीले प्रसंकुचन। नीले प्रसंकुचन। अब नीले प्रसंकुचन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए नीले प्रसंकुचन की समय अवधि है 0.3 सेकेंड। 0.3 सेकेंड में पूरी हो जाती है यह प्रक्रिया। तो नीले प्रसंकुचन क्या है, तो देखिए जैसे ही रक्त नीले में आता है तो नीले में रक्त के आने पे जो नीले हैं इनका आयतन और दाब दोनों बढ़ जाते हैं। तो आयतन और दाब के बढ़ने के कारण जो नीले में उपस्थित रक्त है वो वह महाधमनी में स्थानांतरित हो जाता है। जैसे नीले में रक्त का दाब बढ़ता है या नीलों का आयतन बढ़ जाता है रक्त के दाब के कारण, तो नीले में उपस्थित जो रक्त है वो फुफ्फुसीय धमनी व महाधमनी में स्थानांतरित हो जाता है, जिसके कारण नीले के में अंदर उपस्थित जो दाब है वो दाब भी कम हो जाता है और आयतन भी कम हो जाता है। इसे हम नीले प्रसंकुचन कहते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कौन से वाले नीले का जो रक्त है वो फुफ्फुसीय धमनी में जाता है और कौन से वाले नीले का महाधमनी में जाता है। यह आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे कि आपने पिछले वाले जो वीडियो हैं वो ध्यान से देखे हैं या नहीं देखे हैं। यदि नहीं देखे हैं तो दोबारा देखिए, अपने टेक्स्ट बुक में भी आप देख सकते हैं। मैंने बताया है हृदय की जब संरचना पढ़ाई थी कि रक्त आता कहाँ से है और फिर जाता कहाँ से है। और यदि आपको कंफ्यूजन है, ये हृदय की जो क्रिया विधि है यदि आपको समझ में नहीं आती है, मैं आपको एक कविता भी सुनाऊंगा
आप उस कविता को याद कर सकते हैं और उस कविता के माध्यम से बहुत ही रोचक तरीके से हृदय की पूरी क्रियाविधि को समझ सकते हैं। और कविता याद रहने वाली भी है, वो आपको याद भी रहेगी। अब हम केवल हृदय की ध्वनियों के बारे में और पढ़ेंगे कि हृदय जब स्पंदित होता है तो किस प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। तो देखिए हृदय ध्वनियां क्या हैं। तो हृदय जब स्पंदित होता है तो उस समय उत्पन्न होने वाली जो ध्वनियां हैं, उन साउंड को, उन ध्वनियों को हृदय ध्वनि या हार्ट साउंड कहते हैं। अब हार्ट साउंड दो प्रकार के हैं। पहले वाला है, इसे कहते हैं प्रथम ध्वनि, प्रथम ध्वनि या फर्स्ट साउंड। तो फर्स्ट साउंड कब उत्पन्न होता है? जैसे ही हमारे हृदय में त्रिवलनी और द्विवलनी कपाट खुलते हैं और बंद होते हैं। तो द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट के खुलने और बंद होने के कारण जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं प्रथम ध्वनि। हमारे शरीर हृदय में उपस्थित त्रिवलनी व द्विवलनी जो कपाट हैं, इन कपाटों के खुलने व बंद होने पे के कारण उत्पन्न जो ध्वनि है उसे हम प्रथम ध्वनि कहते हैं। और प्रथम जो ध्वनि है प्रथम जो ध्वनि है उसमें लब की साउंड उत्पन्न होती है, इसे हम कहते हैं लब। और द्वितीय ध्वनि में डब की आवाज आती है, तो हम हृदय स्पंदन को कहते हैं लब डब साउंड। तो द्वितीय ध्वनि उत्पन्न कब होती है? देखो, दूसरा जो साउंड है उसे कहते हैं द्वितीय ध्वनि। ये कब उत्पन्न होगी? जब हमारे निलय अनुशिथिल होंगे, तो निलय के अनुशिथिल होने से अर्धचंद्राकार जो कपाट हैं वो क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने से जो साउंड उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं द्वितीय ध्वनि। तो ये हो गई हृदय के साउंड कि हृदय जब स्पंदित होता है तो कैसा साउंड उत्पन्न होता है। और इनको सुनने के लिए ही डॉक्टर हमारे हृदय जब जांच करता है, बाहर से जब देखता है कि हृदय सुचारू रूप से कार्य कर रहा है या नहीं, तो उसके पास में एक यंत्र होता है जिसे कहते हैं स्टेथोस्कोप। उस यंत्र के द्वारा वो हमारे हृदय स्पंदों को ध्यान से सुन पाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण के बारे में कि दोहरा रक्त परिसंचरण क्या है। ये सभी दोहरा परिसंचरण जो है ये संपूर्ण रूप से हृदय पे ही निर्भर है, क्योंकि हमारे हृदय में 2 बार रक्त आता है। इसलिए मनुष्य का जो परिसंचरण तंत्र है इसे कहते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। तो इसी दोहरे रक्त परिसंचरण के बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए दोहरा रक्त परिसंचरण क्या है। तो हमारा जो हृदय है, हमारे हृदय में 2 बार रक्त गुजरता है। हमारे हृदय से 2 बार रक्त गुजरता है, जिसके कारण मनुष्य के रक्त परिसंचरण को दोहरा रक्त परिसंचरण या डबल ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। तो आपने पढ़ा है कि हमारा जो हार्ट है उसके इस तरफ यानी बाईं तरफ हमेशा ऑक्सीकृत रक्त प्रवाहित होता है, जिसे हम शुद्ध रक्त भी कहते हैं। हृदय के बाईं तरफ हमेशा शुद्ध रक्त या ऑक्सीकृत रक्त प्रवाहित होता है, जबकि दाईं तरफ O2 युक्त रक्त या विऑक्सीकृत रक्त प्रवाहित होता है। साथ ही साथ यदि हम बात करें धमनियों की, हमारे शरीर की जो धमनियां हैं और शिराएं हैं उनमें किस प्रकार से रक्त प्रवाहित होता है। तो हमारे शरीर की धमनियों में हमेशा O2 युक्त रक्त प्रवाहित होता है, परंतु जो फुफ्फुसीय शिराएं, फुफ्फुसीय धमनियां हैं उनमें हमेशा विऑक्सीकृत रक्त प्रवाहित होता है। फिर से ध्यान दीजिए, हमारे शरीर में जो धमनियां हैं इन धमनियों में हमेशा ऑक्सीजन युक्त रक्त ही प्रवाहित होता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनियों में CO2
यानी विओक्षीकृत रक्त प्रवाहित होता है। ये एक प्रकार का अपवाद भी है धमनियों में। ये धमनियों में हमेशा O2 सामान्यतः धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित नहीं होता। उसी प्रकार जितनी भी शिराएं हैं, इन शिराओं में CO2 युक्त रक्त प्रवाहित होता है, यानी अशुद्ध रक्त यानी विओक्षीकृत रक्त प्रवाहित होता है। परंतु जो फुफ्फुसीय शिरा है, इन फुफ्फुसीय शिराओं में हमेशा ऑक्सीजन युक्त यानी ऑक्सीकृत रक्त, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। और दोहरे परिसंचरण रक्त जो परिसंचरण है, उसमें रक्त का परिसंचरण कहां से कहां तक होता है या रक्त किस प्रकार से हृदय में आता है और जाता है, इसको हम एक कविता के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आपके मोबाइल स्क्रीन पे भी इस तरफ आपको कविता लिखी हुई दिखाई देगी, जिसे आप नोट कर सकते हैं। हृदय की क्रिया को समझेंगे एक कविता जानकर, महाशिराएं हृदय में लाती दूषित रक्त पहचान कर। सबसे पहले दाएं आलिंद में दूषित रक्त है आता, त्रिकपर्दी कपाट के द्वारा दाएं निलय में जाता। यहाँ से आगे रक्त को मिल गए फुफ्फुसीय कपाट, देखने में जो लगते थे अर्धचंद्राकार। इसके बाद रक्त को भैया फुफ्फुसीय धमनी ने पकड़ा, बिना देर किए यहाँ से रक्त को फेफड़ों ने जकड़ा। फेफड़ों ने मिलजुल कर फिर अशुद्धियों को हटाया, शुद्ध रक्त को देने हेतु फुफ्फुसीय शिरा को बुलाया। अर्थात सबसे पहले हमारे हृदय के दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त आता है, उसके बाद में त्रिवलनी जो कपाट है वो उसके द्वारा दाएं निलय में जाता है। यहाँ से फिर फुफ्फुसीय जो कपाट हैं जो अर्धचंद्राकार होते हैं, इनके द्वारा रक्त जो खराब रक्त है ये फुफ्फुसीय धमनी में चला जाता है और फुफ्फुसीय धमनी से फेफड़ों में ले जाती है, जहाँ से अशुद्धियों को हटाया जाता है। फुफ्फुसीय शिरा तुरंत रक्त को बाएं आलिंद में लाई, यहाँ से आगे रक्त को मिल गई मिट्रल कपाट की खाई। मिट्रल कपाट से कूद फांद कर बाएं निलय में पहुँचे, आगे मिल गए महाधमनी के दरवाजे ऊंचे ऊंचे। दरवाजे महाधमनी के आधे चांद से दिखते थे। इस कविता को बड़े प्रेम से गिरिराज शर्मा जी लिखते थे। निकल कपाट से रक्त महाशय महाधमनी में आए, शाखाओं में बटकर कोशिकाओं तक पोषण पहुँचाए। कोशिकाओं को पोषण देकर दूषित रक्त में बदले, CO2 मिल गई थी, इनमें लगते थे कुछ गंदले। अर्थात फेफड़ों में जैसे ही रक्त शुद्ध हो जाता है तो फुफ्फुसीय शिरा उसको तुरंत लेकर बाएं आलिंद में आती है, और बाएं आलिंद में आने के बाद में यहाँ पे जो मिट्रल कपाट है, उस मिट्रल कपाट को पार करके जो रक्त है वो बाएं निलय में पहुँच जाता है। बाएं निलय में पहुँचने के बाद में यहाँ से जब बायां निलय संकुचित होता है तो निलय के संकुचित होने पर महाधमनी के कपाट खुल जाते हैं। अर्धचंद्राकार ये जो कपाट हैं ये ओपन हो जाते हैं। जैसे ही महाधमनी के अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं तो रक्त महाधमनी में चला आता है, और महाधमनी फिर बहुत सारी धमनियों में, छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाती है, धमनी केशिकाओं में बढ़ जाती है, और ये छोटी छोटी जो केशिकाएं हैं ये हमारे शरीर की कोशिकाओं तक इस रक्त को ले जाती हैं। इस रक्त में मिली हुई ऑक्सीजन और बहुत से खाद्य पदार्थों का कोशिकाएं उपयोग करती हैं। जैसे ही वो उपयोग करती हैं तो यह जो रक्त है इसमें CO2 मिल जाती है, और यह रक्त अब गंदा हो जाता है, यानी अशुद्ध हो जाता है। और अशुद्ध रक्त को फिर महाशिराएं हृदय में वापस लाती हैं। तो आगे देखते हैं कि निकल कपाट से रक्त महाशय महाधमनी में आए, शाखाओं में बटकर कोशिकाओं तक पोषण पहुँचाए। कोशिकाओं को पोषण देकर दूषित रक्त में बदले, CO2 मिल गई थी, इनमें लगते थे कुछ गंदले। पृष्ठ अधर महाशिराओं ने मिलकर दाएं आलिंद पहुंचा दिया, ऑक्सीजन से मिलने का फिर रास्ता दिखला दिया। इसी तरह से रक्त भैया जी पूरे जीवन बहते हैं, और इसे हमारे शरीर का दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं।
अर्थात हमारे शरीर में उपस्थित जो पृष्ठ और अधर महाशिराएं हैं, ये इस दूषित रक्त को फिर से वापस दाएं आलिंद में पहुंचा देती हैं। और दाएं आलिंद में पहुंचने के बाद में आपको पता है कि यह जो दूषित रक्त है फिर वापस फेफड़ों में जाकर शुद्ध होने के लिए तैयार होता है या शुद्ध किया जाता है। तो इस प्रकार रक्त पूरे जीवन हमारे शरीर में बहता रहता है और बार बार रक्त हमारे शरीर में आता है, यानी कि 2 बार रक्त हमारे हृदय से गुजरता है। इसलिए हमारे शरीर जो है उसमें पाए जाने वाले परिसंचरण तंत्र को दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। यह कविता आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में लिखना। यदि हमें पहुंचता है कि हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र का महत्व क्या है, तो हमारे शरीर में जो रक्त परिसंचरण है ये क्या करता है, ये अशुद्ध और शुद्ध रक्त को मिलने से रोकता है। पहला कार्य पूछे तो पहला कार्य लिखेंगे, इसका जो पहला कार्य है वो है O2 और CO2 युक्त जो रक्त है इनको कभी भी आपस में नहीं मिलने देता है, तो इनको मिलने से रोकना। दूसरा कार्य है शुद्ध और अशुद्ध रक्त को हमेशा अलग अलग रखना होता है। तीसरा कार्य पूछे तो हम बताएंगे इसका कार्य, तीसरा कार्य क्या है, शुद्ध रक्त को हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना और अशुद्ध रक्त को एकत्रित करके वापस हृदय में लेकर आना। तो ये 3 मुख्य कार्य हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र के हैं। और नींद कम लें, जो बच्चे ज्यादा सो रहे हैं वो लॉकडाउन के अंदर सोने की छुट्टियां नहीं आई हैं, पढ़ने की छुट्टियां आई हैं, कहीं हम सोकर ही छुट्टी मानकर ही सोकर पूरे समय को व्यतीत कर रहे हैं। तो पढ़ाई में भी लगे रहें, पढ़ते भी रहें, मेरे साथ आप भी मेहनत करते रहें। आपके लिए देखो कितनी गर्मी में मेहनत करके वीडियो बनाते हैं ताकि आप इसको देख के समझ पाएं, पढ़ पाएं। तो आप वीडियो के साथ बने रहें। तो आज इस वीडियो में हमने हृदय की संपूर्ण क्रियाविधि के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। हृदय के क्रियाविधि के 2 चरण हैं, हृदय स्पंदन, हृदय चक्र, उसके बारे में विस्तार से पढ़ा है। साथ ही साथ दोहरे रक्त परिसंचरण के बारे में भी हमने विस्तार से अध्ययन किया है। इसका जो अगला पार्ट है उस अगले पार्ट में या अगले वीडियो में हम लसिका तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ हृदय के विभिन्न रोगों के बारे में भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। और जैसे ही लसिका तंत्र और हृदय के प्रमुख रोग कंप्लीट होते हैं तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम अगले चैप्टर के वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप बने रहिए हमेशा इस चैनल के साथ में। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए। अगर वीडियो पे देखने के लिए आई गई हैं तो वो जो अंगूठे वाला जो बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ ही साथ अपने जो प्यारे से कमेंट्स हैं वो भी कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। कोई समस्या हो या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में आराम से लिख सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।